नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोज फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। फॉरेन कैपिटल फ्लोज टू ए कंट्री कैन बी ईदर इन एक्टिव फॉर्म नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पैसिव फॉर्म नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, पहला एफडीआई और दूसरा हमारा एफपीआई। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं कि एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई होता है बिजनेस या फिर एंटिटीज। ठीक है, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बाहर की कंपनी हमारी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम बोलेंगे एफडीआई, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें और यहाँ से हम पढ़ते हैं, देयर आर अपर लिमिट्स ऑन द इंडिविजुअल एंड कंबाइंड होल्डिंग्स बाय एफपीआईज in the paid up capital of the Indian companies. FDI is welcomed by all the developing economics and has multiple benefits in addition to bring in capital to the country. Job creation, new technologies, new managerial skills, new products and services. While FDI is long term in nature and stable money, FPI's money is considered as hot money as they can pull out the money at any time which could create systematic risk for the economy. तो जो एफडीआईज होती हैं वो कहाँ के होती हैं, वो ज़्यादातर जो डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं ये वहाँ की जो बिजनेस होते हैं वो होते हैं। ठीक है ना, तो अब जब ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस में देखिए जब भी कोई पैसा इन्वेस्ट किया जाता है तो वो एक्सपेंशन के लिए ही होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जॉब क्रिएशन होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज परचेज की जाएंगी। ठीक है, और साथ ही साथ जो मैनेजरियल स्किल्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकते हैं या फिर उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि एक इकोनॉमी के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, एफडीआई या फिर एफपीआई, तो आंसर है एफडीआई। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और इससे एक इकोनॉमी को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन अगर हम बात करें एफपीआई की, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कभी भी अपना पैसा डाल सकते हैं और कभी पैसा अपना निकाल सकते हैं किसी भी इकोनॉमी से। ठीक है, तो इसीलिए इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है उसे हम बोलते हैं हॉट मनी। ठीक है, और इनकी वजह से ही क्या कहते हैं, एक सिस्टमैटिक रिस्क क्रिएट हो सकता है किसी भी इकोनॉमी में। नेक्स्ट वेरिएबल है हमारा फिजिकल पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। Fiscal policy contains the measures of the government which deal with its revenues and expenses. Fiscal measures are important in any economy because when government changes the measures of its income and expenditure, it influences aggregate demand, supply, savings, investment and overall economic activity in the country. तो फिजिकल पॉलिसी आखिरकार होती क्या है? तो ये मेजर करती है कि गवर्नमेंट अपना कितना पैसा खर्च कर रही है और कितनी उसको रेवेन्यू जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी गवर्नमेंट का या फिर अगर किसी भी कंट्री की जो फिजिकल है अगर उसको हमें मेजर करना है तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम कितनी हो रही है और जो एक्सपेंडिचर है वो कितनी हो रही है। ठीक है, और नंबर 2, उनकी जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है वो कैसे कैसे चेंज हो रही है और उसको मेजर करने का जो मेथड है, ठीक है, वो बहुत, यानी कि किस तरीके से वो मेजर कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत सारे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनके ऊपर भी। और लास्ट पॉइंट हमारा इसमें बजटेड एक्सेस ऑफ government's expenditure over its revenues in a specific year is known as fiscal deficit, which is generally defined as a percentage of GDP. तो अगर हमें किसी भी गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट है अगर हमें वो करना है कैलकुलेट, तो आप जो उनकी जो रेवेन्यू है यानी कि जो इनकम है उसमें से अगर आप एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे या फिर दोनों का जो डिफरेंस होगा, ठीक है ना, तो उन दोनों जो डिफरेंस होगा उससे आप पता लगा सकते हो कि जो गवर्नमेंट है उनकी जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या है, वो नेगेटिव है या फिर वो पॉजिटिव है। तो चलिए इसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। द फिजिकल डेफिसिट इज ब्रिज्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू मार्केट बोरोविंग्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म
A large fiscal deficit and consequently a higher borrowing by the government will push up interest rates in the economy and make it difficult for corporate borrowers to access funds. A high interest rate environment is, तो जो फिजिकल डेफिसिट है उसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वो कितना कैपेबल है कि वो शॉर्ट टर्म या फिर जो लॉन्ग टर्म जो बोरोइंग है वो कितना वो उठा सकती है। अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बहुत ज़्यादा वो पैसा उठाएगी। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब उनकी इनकम कम है और जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाएगी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से जो कॉरपोरेट्स है, ठीक है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो मार्केट से पैसा उठा पाए और वही चीज़ इम्पैक्ट डालती है हमारी जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ पे। तो चलिए इसी को आगे थोड़ा सा और हम कंटिन्यू करते हैं। A country has trade and other contracts with entities abroad which results in receipts and payment of funds. These include payments for imports and receipts for exports, interest and dividend received and paid and other transfers from abroad. अब एक कंट्री क्या है कि वो अलग अलग जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके साथ वो ट्रेड वो करती रहती है, फिर अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्ट है वो करती रहती है। तो अब इनके बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है उसे हम या तो बोलेंगे रिसीव्ड या फिर बोलेंगे हम पेमेंट, यानी कि या तो पैसा आया होगा या फिर पैसा गया होगा। तो जैसे कि यहाँ पे बता रखा है सेकंड पॉइंट में, दिस इंक्लूड पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स, यानी कि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए जो पेमेंट है वो की गई होगी, या फिर जो एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, उसके लिए हमने कुछ रिसीव करा होगा, ठीक है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, मतलब वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड। द करंट अकाउंट बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिसीव्ड एंड द पेमेंट्स। तो करंट अकाउंट में जो आपको बैलेंस नजर आएगा, मतलब कि एक कंट्री का एक करंट अकाउंट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो बैलेंस है, ठीक है, अगर तो वो हम कैसे पता करते हैं, जो रिसीप्ट है और जो पेमेंट है, ठीक है, उसका जो बैलेंस होता है उसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट। ए कंट्री में हैव ए करंट सरप्लस और डेफिशिएट। तो अगर मान लीजिए रिसीप्ट और पेमेंट का जो डिफरेंस है, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या है कि उस करंट अकाउंट में सरप्लस है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा है, या फिर बोल सकते हैं जो कैश है वो है। या फिर यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो रिसीप्ट है वो ज़्यादा है पेमेंट से, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेफिसिट की, तो उसका मतलब क्या है कि जो रिसीप्ट है वो कम है और जो पेमेंट्स है वो ज़्यादा की गई है। ए हाई फिजिकल डेफिसिट in proportion to the GDP caused by the lack of competitiveness in trade। और तो यहाँ पे बताया गया है कि एक हाई फिजिकल डेफिसिट कब होगा, तो वो होगा लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन ट्रेड, ठीक है। और अगर हम बात करें कंजम्पशन अगर ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है एक इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो कैसा है, वो कम है या फिर ज़्यादा है, या फिर जो करंट अकाउंट है एक इकोनॉमी का वो कैसा है, वो सरप्लस में है या फिर वो डेफिसिट में है। ए हाई CAD causes the nation's currency to weaken relative to other currency. This makes imports more expensive and will affect the productivity of the economy as capital goods and commodities become expensive. It reduces the credit worthiness of the nation and makes borrowings more expensive. A depreciating currency makes exports of the nation more competitive and may help narrow the deficit. यानी कि अगर CAD अगर हाई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नेशनल जो एक इकोनॉमी है उसकी जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी एज कम्पेयर टू अदर करेंसी, ठीक है। मतलब अगर हम किसी और कंट्री की जो करेंसी है उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो करेंसी की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि
इंपोर्ट करना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा किसी भी इकोनॉमी के लिए। और अब इसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी इकोनॉमी की जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और उन्हें मजबूर होना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोरिंग लें, ठीक है। और अगर वो बोरिंग लेंगे तो वो उनके ज़्यादा और ज़्यादा ही वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। और किसी भी इकोनॉमी की अगर करेंसी वो बहुत ज़्यादा अगर वो डेप्रिशिएट हो रही है या फिर उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो वहाँ पर फिर हमें इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जब हम ट्रेड कर रहे होंगे। आगे देखा यहाँ पर, इफ़ द कंट्री इज सीन एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट और डेस्टिनेशन, द कैपिटल इनफ्लोज इन द फॉर्म ऑफ FDI एंड पोर्टफोलियो inflows will offset the CAD and protect the currency from devaluation। और मान लीजिए अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर लोगों को दिख रहा है कि वहाँ पर हाँ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और लोग वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी जो FDI है अगर वो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा CAD है वो कम हो सकता है और जो हमारी इकोनॉमी है वो बच सकती है और जो करेंसी है उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके क्या कहते हैं वो कम नहीं होगी, वो और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा, तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नमो नमो शंकरा। नेक्स्ट है हमारा, एक्सपेंडिचर इज फंडेड बाय गवर्नमेंट थ्रू मल्टीपल वेज, मेनली थ्रू पेनल मेजर्स, इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस, टैक्सेशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, balance sheet measures, borrowings and sale of assets. While government tries to balance between its inflows and outflows based on its actions, fiscal policy is being categorized as neutral fiscal policy, expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy। तो अब जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो कैसे इकट्ठा किया जाता है या फिर उसको कैसे मेजर किया जाता है, अगर आपको वो पता करना है तो गवर्नमेंट की जो पीनल स्टेटमेंट है आप वो देख लीजिए, ठीक है। तो उससे आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की कितनी इनकम है, कितना उनका एक्सपेंडिचर है, कितना वो टैक्स पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट क्या है और डिविडेंड इनकम क्या है, वो सारी चीज़ें। अगर आपको ये पता करना है कि गवर्नमेंट ने कितना उधार लिया है या फिर उन्होंने कौन कौन सी एसेट सेल करी है, तो उनकी जो बैलेंस शीट है उसको आप देख सकते हो। अब हमें ये देखना जरूरी है कि अभी जो बैलेंस है, ठीक है ना, वो कैसे इनफ्लो हो रहा है और कैसे आउटफ्लो हो रहा है, यानी कि कहाँ से वो पैसा आ रहा है और कहाँ से पैसा वो जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो फिजिकल पॉलिसीज हैं उनको 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है हमारी न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी। अब हम ये समझते हैं कि ये है क्या। व्हेन गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इन इक्विलिब्रियम, नो मेजर चेंजेस रिक्वायर्ड इन फिजिकल पॉलिसी। यानी कि जब गवर्नमेंट की जो इनकम और जो एक्सपेंडिचर है वो दोनों अगर बराबर है तो जो फिजिकल पॉलिसी है उसके अंदर कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल मेजर्स व्हेन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स इट्स इनकम, यानी जब गवर्नमेंट की जो खर्चे हैं जब वो इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, या फिर जो इकोनॉमी है वहां पर स्लो डाउन आना स्टार्ट हो गया है और वहां पर अब हमें चेंज करना जरूरी है हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है उसके अंदर। अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी और फिजिकल पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू देयर एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब उनका खर्चा कम है और उनकी इनकम ज़्यादा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो ऑब्लिगेशन है या फिर अपनी जो डेट है उसको वो कम करने की कोशिश करती है और जो नई एसेट्स होती हैं उनको वो एक्वायर करने की कोशिश करती है। तो चलिए इसी टॉपिक को अब हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर हो सके तो आप थोड़ा सा और इस टॉपिक को अलग से पढ़िएगा, इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटिटीज इन एन इकोनॉमी adopt various methods to reduce their tax liability, and the same may be categorized as tax evasion and tax avoidance and tax mitigation and tax planning। यानी कि जो एंटिटीज़ हैं, यानी जो बिजनेसेस हैं, वो कई बार ये कोशिश करती हैं कि वो टैक्स ना दें,
ठीक है। तो उसके लिए वो अलग अलग जो तरीके हैं या फिर अलग अलग हथकंडे वो अपनाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक ये रूल लाया गया है, ये जिसका नाम है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग नाम से हम बुला सकते हैं, जैसे कि टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मिटिगेशन, ठीक है। हम जरा पढ़ते हैं कि ये GAR है क्या। जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आर फ्रेम्ड टू मिनिमाइज टैक्स अवॉइडेंस. A simple example of tax avoidance is routing of investments by investors through tax havens such as Mauritius. तो ये रूल इसलिए बनाया गया है ताकि जो एंटिटीज़ हैं, जो अलग अलग जो हथकंडे अपनाती हैं, ताकि वो टैक्स पे ना करें, ठीक है। तो इसके बहुत सारे केसेस अगर आप नेट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम ये बात करते हैं कि इंडिया में ये रूल कब लाया गया और कब से इसने अपना काम करना स्टार्ट करा। इन इंडिया दीज रूल्स वर प्रपोज्ड बाय द यूनियन बजट 2012 to 2013. Initially, GAR was to be effective from April 1st, 2014, which was subsequently deferred to April 1st, 2015, and now to investments made on or after April 1st, 2017. तो ये लाया गया था इंडिया में करीब 2012 और 2013 का जो हमारा यूनियन बजट आया था तब लाया गया था, और ये इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2014 से, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया था कि जो भी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2017 या फिर उससे पहले जो की गई हैं, ठीक है ना, सॉरी मतलब 1 अप्रैल को या फिर 1 अप्रैल 2017 के बाद जो की गई हैं, ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए, कई बार जो एंटिटीज हैं वो क्या करती हैं, वो टैक्स बचाने के लिए वो किसी और एंटिटी में वो कर देती हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो कि इंडिया की है, ठीक है। अब उसने क्या करा, अपना पैसा कहीं और पर मतलब किसी और कंपनी में उसने कर दिया इन्वेस्ट, जो मतलब इंडिया से बाहर की है, ठीक है। अब उस कंपनी ने क्या करा, अब वो पैसा उसने घुमा फिरा के वो किसी और कंपनी ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और फिर उस कंपनी ने दोबारा घुमा फिरा के इंडिया में क्या था उस कंपनी को पैसा दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पैसा घूम फिर रहा है, ठीक है। अब वो जो पैसा है वो घुमाया क्यों गया था, ताकि जो एंटिटी है वो टैक्स पे ना कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी बहुत चीज़ें जो अभी समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गूगल कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें और बताया गया है इसके बारे में। It will apply if the main purpose of the transaction was to get tax benefits. Investments made before 30th August 2010 are not to be covered under the rules, and investment made under an FII structure in listed securities will not be covered. तो ये जो रूल लाया गया था वो इसलिए लाया गया था ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है टैक्स बेनिफिट को बचाने के लिए वो ना हो। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट की गई हैं 30 अगस्त 2010 से पहले, ठीक है ना, वो कवर नहीं होंगी इस रूल के अंदर, ठीक है। और जो हमारा FII का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की गई है उसमें ये कवर नहीं होगी, ठीक है। और एक चीज और, GAR विल नॉट अप्लाई इफ द टैक्स बेनिफिट इज बिलो ₹30 मिलियन, यानी कि जो हमारा ये जो रूल है GAR ये अप्लाई नहीं होगा अगर जो टैक्स बेनिफिट है वो 30 मिलियन से कम है। तो आगे दे रखा है कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स एम्पावर द रेवेन्यू अथॉरिटीज in a country to deny the tax benefits to the entities on a transaction which is primarily carried out in a specific manner to avoid taxes. GAR provides discretionary powers to revenue authorities to impose taxes on such transaction. तो जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स है वो क्या करता है, वो रेवेन्यू अथॉरिटी को ये पावर देता है कि वो ऐसी ट्रांजेक्शन को पहचाने जो कि इसलिए की गई हैं ताकि उनको टैक्स बेनिफिट मिले, ठीक है ना। और उनके ऊपर वो कहते हैं ये चार्ज कर सकती हैं कि हाँ कि उन्होंने ये ट्रांजेक्शन करी है ताकि उनको टैक्स बेनिफिट मिले, ठीक है। और उनके ऊपर वो केस भी दायर कर सकती हैं।
और उनसे वो टैक्स भी वो ले सकती हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉनेटरी पॉलिसीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसीज administered by central bank in an economy deal with money supply, inflation, interest rates for the purpose of promoting economic growth and managing price। तो यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो अलग अलग चीज़ों से वो डील करती है। तो जैसे कि फर्स्ट है कि मॉनेटरी पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेट की जाती है सेंट्रल बैंक के थ्रू, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मनी सप्लाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, तो इन सारी चीज़ को कवर किया जाता है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि एक जो इकोनॉमी होती है उसी ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा ये मेन फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करें तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी एक स्टेबल रेट पे होता है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो भी धीरे धीरे होती है। आगे इसमें दे रखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी सिमिलर टू फिजिकल पॉलिसी इज रेफर्ड टू एज ईदर बीइंग एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी डिपेंडिंग ऑन पॉलिसी स्टैंड्स। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सिमिलर है फिजिकल पॉलिसी की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना जरूरी है कि वो एक्सपेंशनरी है या फिर कॉन्ट्रैक्शनरी है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी स्टैंड्स। तो यहाँ पे पहले बताया गया कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड टू पुश द इकोनॉमी अप बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई स्टीपली एंड रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट्स। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि यहाँ पर जो मनी की जो सप्लाई है, ठीक है, उसको धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है और जो इंटरेस्ट रेट है उसको धीरे धीरे उसको कम किया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इज इंटेंडेड टू कूल डाउन द हीटेड अप इकोनॉमी थ्रू रिडक्शन इन द मनी सप्लाई और स्लो इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट्स। अब इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मनी की जो सप्लाई है वो इकोनॉमी में वो कम की जाती है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो धीरे धीरे करके वो बढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट है जो बोरोइंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो चलिए इसी टॉपिक को थोड़ा सा और हम कंटिन्यू करते हैं आगे। Central banker controls the money supply and interest rates with tools such as repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio, and statutory liquidity ratio। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो रेपो रेट है वो, तो रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसा उधार लेती है कमर्शियल बैंक, सॉरी उधार नहीं लेती मतलब उधार देती है, ठीक है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिस रेट पे पैसा उधार देती है कमर्शियल बैंक्स को उसे हम बोलते हैं रेपो रेट। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उधार लेती है कमर्शियल बैंक से उसे हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक। अब हम समझते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। देखिए जितनी भी बैंक्स होती हैं उनके पास जो टोटल डिपॉजिट होता है, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा उनको जो हमारी सेंट्रल बैंक है उनके पास रखना होता है, ठीक है। तो अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं अब वो ये कैसे डिसाइड करें कि उनको कितना अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास रखना चाहिए। तो उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट एक फिक्स किया गया है, ठीक है, जैसे कि 10%, 20%। तो जितना भी डिपॉजिट उन कमर्शियल बैंक के पास होता है उसका 10 से 20%, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो उतना अमाउंट सेंट्रल कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। अब एक होता है हमारा SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है, तो ये होता है कैश या फिर कैश की फॉर्म में कोई ऐसी सिक्योरिटी, ठीक है, जिसको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो कमर्शियल बैंक है उनके पास एटलीस्ट टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंटेज, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में होना चाहिए।
तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको दो चीज़ मेंटेन करना ज़रूरी है, उनका कैश रिजर्व रेशो और दूसरा उनका जो SLR है वो। ठीक है, तो जो कैश रिजर्व रेशो होता है वो जमा होता है सेंट्रल बैंक के पास, और जो SLR होता है वो गवर्नमेंट जो कमर्शियल बैंक है वो अपने पास रखती हैं। ठीक है, there is no sure short formula to handle economic issues such as slowing down in growth, inflation, exchange rate management and others. Given the variations in the composition of the GDP, growth rate, demographic features of different economics, and the same policy action may have different outcomes in different economics. Moreover, a policy action taken to correct one economic problem may have unintended consequences and create a। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है किसी भी इकोनॉमी के जो इश्यूज हैं उनको हैंडल करने का, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एंड अदर्स। लेकिन हाँ, अगर हम एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं और उसको हम एक्शन में लेकर आते हैं तो जो इकोनॉमी है उसके बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक वो ठीक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टिमुलेटिंग ए stagnant economy by increasing money supply, increasing spending and or lowering taxes runs the risk of causing inflation to rise. On the other hand, when economy is heated up, it may need physical measures to। इसका मतलब ये है कि अगर एक इकोनॉमी थोड़ा सा स्थिर है या फिर वो ग्रो नहीं कर रही है तो वहाँ पर अगर हम मनी सप्लाई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो स्पेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा अपनी जो ग्रोथ रेट है वहाँ पर वो आ सकती है, लेकिन वहाँ पर फिर जो इन्फ्लेशन है वो भी थोड़ा बढ़ सकता है। और मान लीजिए अगर इकोनॉमी थोड़ा सा हीटेड अप हो गई है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरी है कि जो फिजिकल मेजर्स हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ठीक है, और उनको थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए। इन सच ए सिचुएशन ए गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्सेस टू सक मनी आउट ऑफ द इकोनॉमी और decrease in its spending, thereby decreasing the money in circulation. However, possible negative effects of such a policy in the long run could be a slow move। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है कि इस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो इकोनॉमी से वो पैसा निकालना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब लोगों के पास कैश ही नहीं होगा तो वो खर्च कहाँ से करेंगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज़ के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें बहुत सारे जो इम्पैक्ट हैं वो हमको फेस करने पड़ेंगे और करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो बस अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हम बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड डेफिसिट। International trade refers to the total trade that a country does with all other countries in the world. A country's balance of payment is the statement showing transaction of a country with the rest of the world. Balance of payment statement is broadly divided into two accounts, namely the current account and the capital account. The current account has all the details of transactions on revenue account. तो सबसे पहले हमें बताया गया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या है। The total trade that a country does with the all other countries in the world। ठीक है, यानी कि एक कंट्री जितनी भी ट्रेड करती है बाकी कंट्रीज के साथ पूरे वर्ल्ड में तो उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब एक कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, तो वहां पर आप देख सकते हो कि एक कंट्री ने पूरी दुनिया में किन किन कंट्रीज के साथ उन्होंने ट्रेड करी। अब जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट है उसको आप दो अकाउंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला हमारा है करंट अकाउंट और दूसरा हमारा कैपिटल अकाउंट। अब जो करंट अकाउंट है वो क्या बताता है हमें, तो करंट अकाउंट हमें बताता है कि जो रेवेन्यू है, ठीक है, वो कितना है पूरी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसका। तो उसके अंदर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स और जितनी भी सर्विसेज ली गई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसी को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। If imports are more than exports, then country will have a current account deficit, and if exports are more than imports, then it will have a current account surplus।
यानी कि अगर मान लीजिए इम्पोर्ट्स अगर ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, तो उसका मतलब क्या है कि उस कंट्री का जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में होगा। और अगर मान लीजिए इसका उल्टा है, तो इसका मतलब क्या है, जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में होगा, यानी वहाँ पर आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट विल बी इन सरप्लस इफ इनफ्लोज आर मोर देन आउटफ्लोज एंड इन डेफिशिएट इफ, तो यानी कि जो कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, वो सरप्लस में होगा अगर इनफ्लो ज़्यादा होंगे आउटफ्लो से। तो यहाँ पे जो इनफ्लो है उसका मतलब है जो कैश है अगर वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और कैश अगर हमारे पास से कम जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो सरप्लस में है। और अगर मान लीजिए हमारे पास से कैश ज़्यादा जा रहा है और कैश हमारे पास कम आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो डेफिशिएट में है। Surplus and or deficit on both current and capital accounts put together makes it balance of payment number for a country। तो जब हम करंट और कैपिटल अकाउंट को जब हम एक साथ रखते हैं, तो आपको मिल जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, यानी कितनी बार ट्रांजेक्शन हुई है एक कंट्री के साथ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कितनी पेमेंट की गई है। इफ ए कंट्री इज रनिंग continuous deficit on current account, it would need surplus on capital account to support that or deplete its foreign currency reserves। यानी कि कंट्री अगर लगातार अगर वो डेफिसिट में जा रही है, तो उनको ये ज़रूरी है कि जो उनका कैपिटल अकाउंट है वो थोड़ा सरप्लस में आए, ठीक है, तो उसके लिए वो अलग अलग चीज़ें वो कर सकती है। इन बोथ दीज सिचुएशंस द कंट्री रन्स द रिस्क ऑफ लूजिंग। अब दोनों ही सिचुएशन में जो कंट्री है, ठीक है, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है पार्टिसिपेंट्स का वो कम हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में ये हो सकता है कि वो लोग हमें पैसा ना दें, तो उसकी वजह से जो हमारी करेंसी है उसकी वैल्यू और ज़्यादा कम हो सकती है, यानी और ज़्यादा वो वीक हो सकती है। Currencies get traded in the world markets like commodities. Exchange rate refers to the value of one unit of a currency with respect to other currencies. For example, if Indian rupee is quoted against the dollar as $rupees 65, it means $1 is priced at rupees 65. Currencies can become more expensive and or lose their value, vice versa. Other currencies based on the relative strength of the जो करेंसी, तो जो करेंसीज होती हैं वो ट्रेड की जाती हैं कमोडिटीज मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेंसीज होती हैं इनकी जो वैल्यूज है, ठीक है, वो कंपेयर की जाती है बाकी जो करेंसीज होती हैं उनके हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी जो राइट नाउ जो इंडियन रुपीज़ है उसकी वैल्यू डॉलर के मुकाबले 70 रुपये है, ठीक है, जैसे लेकिन यहाँ पे जो बुक है वहाँ दे रखा है 65 रुपये, ठीक है। तो वो चीज़ तो हमेशा वो चेंज होती रहती है, कभी 70 कभी 75। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा जानना ज़रूरी है कि जब हम एक करेंसी में जब हम ट्रेड करते हैं, तो वहाँ से हम ये पता कर सकते हैं कि किस कंट्री की जो करेंसी है वो कितनी स्ट्रांग है या फिर कितनी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ, और उसके साथ ही जो हमारा जो चैप्टर है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबलाइजेशन, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। ग्लोबलाइजेशन simply stating is the ability of the individuals and firms to produce anything anywhere and sell anything anywhere across the world. It also means that resources will flow to the places where they produce best and earn best. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आज के टाइम पे क्या है कि कोई भी इंसान अपना जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है वो ग्लोबल लेवल पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे वो कहीं पर भी वो बेच सकता है, ठीक है, और उसको वो बेस्ट प्राइस पे वो प्रोड्यूस कर सकता है और उसको बेच सकता है और वो अच्छा खासा जो इनकम है वहाँ से वो जनरेट कर सकता है। वर्ल्ड इज बिकमिंग फ्लैटर विद लेस एंड लेस एंट्री बैरियर्स with an objective to optimize the output of resources. Economics are realizing that protecting attitude would not take them long, and they need to open up economics to the world
to progress and allocate resources to the maximum output. Accordingly, many countries, including the developing ones, have embraced globalization by opening up their economics. However, there is no compulsion for any economy to do so. Each country decides on the subject on its own based on its assessment of the perceived तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा वो फ्लैटर होता जा रहा है कि और जो कंट्रीज़ हैं जो ट्रेडिंग बैरियर्स हैं उनको हटाई जा रही है, ठीक है। तो जो मोटिव है वो सिंपल सा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए और वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड है उनको थोड़ा सा और बढ़ाया जाए ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो जल्दी जल्दी वो डेवलप कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा और जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो भी अच्छे से आगे ग्रो कर सकती है। तो जो हमारे देश के जो इकोनॉमिक्स हैं इस चीज़ को क्या कहते हैं वो अच्छी तरीके से वो फॉलो कर रहे हैं और जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उन्हें भी थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि ग्लोबल लेवल पे हमारे जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा वो बढ़िया। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज गुड और बैड फॉर इकोनॉमिक्स हैज़ ऑलवेज बीन ए debatable issue. Here is a big picture on positive and negative of globalization. तो यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है तो उसके गुड मतलब एक अच्छे इम्पैक्ट भी हैं और कुछ बुरे इम्पैक्ट भी हैं। तो वो कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम और जानेंगे। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो क्या है। बेस्ट एलोकेशन ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज एज दे आर एबल टू फ्लो वेयर दे प्रोड्यूस बेस्ट एंड अर्न बेस्ट, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं एक ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, और उसको हम अच्छे तरीके से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और उस पर हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि बात करें कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं आज के टाइम पे वो चाइना में अपना जो माल है वो मैन्युफैक्चर करती हैं क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी में जो गुड्स है वो मिल जाते हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी वहाँ पे उनको मिल जाती है, लेबर उनको काफ़ी इफेक्टिव कॉस्ट पे मिल जाती है, ठीक है। तो हर कंपनी यही चाहती है कि वो कम से कम कॉस्ट में अपना जो माल है वो तैयार करे और उस पर वो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न करे और इसकी मदद से उनके सामने वो और बहुत सारे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि वो अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो करें, ठीक है, और अपना जो बिजनेस है उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं। तो यहाँ पर हमारे सामने हम नई टेक्नोलॉजीज़ को भी अडोप्ट कर सकते हैं जैसा कि अभी हम कर भी रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है कि अलग अलग जो एंटिटीज़ हैं यानी जो बिजनेसेस हैं वो अलग अलग कंपनीज अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जा रही हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है, ठीक है। तो वहाँ पर अब ये होड़ है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा और अच्छा बनाया जाए, ठीक है, और कैसे उसकी कॉस्ट हम उसकी जो कॉस्ट है उसको हम और कैसे हम कम कर सकते हैं। और जो फॉरेन कल्चर है हम उसके बारे में भी जान सकते हैं जैसे कि आर्ट, म्यूजिक, फूड। तो अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। इंक्रीजिंग डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड पुअर, द रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। कंपटीशन रिजल्ट्स इन सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट as jobs can move to the most competitive countries. Countries with less competent talent may be left without opportunities. तो अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन ये हम वैसे नहीं कह सकते हैं पूरा, मतलब बहुत। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि मान लीजिए कोई एक बढ़िया कंपनी किसी एक ऐसी कंट्री में जाती है, ठीक है, जहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो compete नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेकार बात है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि क्योंकि वो जो बड़ी कंपनी है उन छोटी कंपनीज को वो बहुत ही जल्दी वो ख़त्म कर सकती है। तो जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए की, तो ठीक है, तो यूएस में क्या है कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो अगर वो कंपनीज ऐसी कंट्रीज में जाती हैं, ठीक है, जहाँ पर कंपटीशन लेवल है ही नहीं, तो वो बहुत ही आसानी से वहाँ पर उनको वो कैप्चर कर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि
जो इकोनॉमिक एनालिसिस है उसको करने के लिए जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ से इकट्ठा करें। तो उसके लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, जैसे कि गवर्नमेंट वेबसाइट से आप वहाँ पे जा सकते हो, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, जैसे या फिर जैसे सेबी है, आरबीआई है, और कुछ इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उनको आप इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं।